अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय अत्या शऊर। तो हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। हमने कर लिए थे BIF 101 के इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स के 13 टॉपिक्स। तो अब हम यहाँ पर डन लिख लेते हैं कि मेरा ये वाला भी डन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है। यहाँ से क्लिक करके देख लेते हैं 14 टॉपिक पर। ठीक है, अगर हो गया क्लिक तो ठीक है। यहाँ पर भी क्लिक नहीं हो रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि इतने ही टॉपिक्स जो है अपलोड हुए। ठीक है, होम पर चले जाते हैं हम। ठीक है, तो होम पर हम जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 13 टॉपिक्स अपलोड हुए हैं, वो हमारे डन हो गए हैं, थैंक्स लॉर्ड। अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारे इसमें से मेरे सिर्फ ये वाला टॉपिक रहता था। हो सकता है कि इसके आगे भी कुछ हो तो कोई टॉपिक्स हों। ठीक है, हम देख लेते हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं मेरे कंप्लीट हो गए थे 24 टॉपिक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 25 की तरफ। इसका नाम है को एवोल्यूशन। तो सब्जेक्ट टाइटल है BT 101 इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1। आप लोग देख सकते हैं मेरा सेशन भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है। उस सेशन का टाइम ख़त्म हो गया, 3 बज गए, तो इसको हम कर देते हैं ऐड। और मैम जो है वो नहीं आई, कोई मसला वाली बात नहीं है। खैर, अगले सेशन में हम ट्राई कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर टेक क्विज कर लेते हैं। टेक क्विज करेंगे तो हमारे पास आते हैं सल्फर ऑक्सीडाइजर्स एंड रिड्यूसर्स आते हैं। एग्जाम्पल फॉर कीमो ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, विच इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये 6CO2 + 6H2O + C6H12O6 + 6O2, तो ये वाली है। उसके बाद हमारे पास आ गया ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी टू हीट। ठीक हो गया, ऑल आर करेक्ट, थैंक्स लॉर्ड। अब चलते हैं आगे हमारी वीडियो आ गई है, वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं। Another type of interspecific interaction is coevolution. Coevolution एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है और यहाँ पर एनिमल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन दे हैव अ रेसिप्रोकल इम्पैक्ट ऑन ईच अदर्स एवोल्यूशन। तो एक, दो या दो से ज्यादा स्पीशीज जो कि एक ही हैबिटेट में रह रही होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विच कुड बी मिलियंस ऑफ ईयर्स, वो ऐसे फीचर्स को अडॉप्ट कर लेती हैं या इवॉल्व कर लेते हैं जिससे वो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही होती हैं। सो इंस्टेड ऑफ कंपटीशन, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दे डेवलप अ म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर जिसमें दोनों स्पीशीज एक दूसरे को एक लिमिटेड बेनिफिट दे रही होती है। इट इज नॉट म्यूचुअलिज्म या वो सिम्बियोसिस की एग्जांपल नहीं है। को-एवोल्यूशन में वो दोनों स्पीशीज सिर्फ एक दूसरे के लिए ही स्पेसिफिकली through the process of evolution they would develop certain features, certain characters which are helpful for each other's existence. So this phenomenon is called co-evolution, and the one example is the mutualistic behavior, mutualism. Mutualism में दोनों species जो कि co-evolve हो रही हैं दूसरे के साथ साथ, they are benefiting each other in same habitat. The one common example of this mutualistic co-evolution is Fidge and Wasp relationship. फिजीज की ऑलमोस्ट 750 ट्रॉपिकल स्पीशीज हैं और ये 750 ट्रॉपिकल फिज स्पीशीज दे एंटायरली डिपेंड ऑन वेस्प फॉर देयर पोलिनेशन विच आर कंसिडर्ड देयर फ्रूट्स। एक्चुअली इनका फ्रूट नहीं होता, ये इनमें एक बहुत स्पेसिफिक और स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स सेपरेटली मौजूद होते हैं एंड जिससे हम फेमिलियर हैं कि कॉमनली इसको हम फिज फ्रूट कहते हैं। सो दिस इज एन इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स एंड दीज इन्फ्लोरेसेंस दे आर वेरी मच डेवलप्ड और को इवॉल्व टू अट्रैक्ट द स्पीशीज ऑफ वेस्प। फिज की एक पर्टिकुलर स्पीशी इट हैज को इवॉल्व फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ वेस्प। सो दे वुड रिलीज द सेंट्स इन द एयर और ये सेंट्स जो हैं ये उस वेस्प स्पीशी के मेंबर्स को अट्रैक्ट करते हैं। दे कम टूवर्ड्स दैट ट्री और उस ट्री में जहाँ पे उसकी ये इन्फ्लोरेसेंस मौजूद है, दे हैव एन ओस्टियोल विच इज एन ओपनिंग ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस विच वी कैन से इट इज अ फ्रूट और इन्फ्लोरेसेंस, दोनों वर्ड्स जो है वो हम इसके लिए यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो ओस्टियोल वो ओपनिंग है जिसका जो होल है वो बहुत स्पेसिफिकली इवॉल्व हुआ है फॉर द हेड ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ वेस्प।
सिर्फ एक खास स्पीशी के वेस्प ही इसका हेड जो है वो इस ओस्टियोल से गुजरकर वो इस इन्फ्लोरेसेंस में एंटर हो सकते हैं, दूसरी स्पीशी के वेस्प इस फिज में एंटर नहीं हो पाएंगे. So once like those wasps, they enter through the osteoles, that is the male part where the male flowers are present, and that pink area is where the female flowers are present. So female wasps जो यहाँ से इसमें enter होती हैं इस inflorescence के अंदर, they lay their eggs in these female flowers. So this is a very special, which is a very different example of co-evolution, जिसमें फिज के ट्री का ओस्टियोल जो है वो पर्टिकुलरली एक खास स्पीशी के लिए को इवॉल्व हुआ है, और उस स्पीशी का हेड की जो मॉर्फोलॉजी है वो इस पर्टिकुलर फिज के ओस्टियोल के लिए को इवॉल्व होती है. और सेंट्स का एवोल्यूशन जो है जो कि फिज रिलीज कर रहा है, दे आर स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक स्पीशी ऑफ वास्प एज वेल. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ को एवोल्यूशन. नेक्स्ट फेज में this is a cycle कि once the wasp is inside this inflorescence, they would oviposits their eggs on the female flowers. इन eggs में further metamorphosis जो होती है वो continue होती है, larva से एक further जो है वो adult wasp जो होता है वो develop हो जाता है. So it would take from 1 month to 6 weeks for a wasp to develop from its eggs. So once these wasps are adults and they are ready to leave this fidge, they would leave from the ostiole. Again वो एक लॉक और की वाला मैकेनिज्म जो है उसमें ओस्टियोल की शेप और इन वेस्प की हेड की जो शेप है वो हेल्प आउट करती है इन वेस्प को कि वो उस फिज से बाहर निकल आते हैं. बट वंस दे आर कमिंग आउट, दे आर ब्रिंगिंग ऑल द पोलन्स फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस. सो दे आर द पोलिनेटर्स ऑफ फिज प्लांट्स. Once the wasps are out, over the period of 1 to 3 days, these wasps will be mature, and then they would look for other fidges to enter inside the fluorescence and lay their eggs. So that's how this cycle would remain continue. और यहाँ पर फिजेस और वेस्प जो हैं वो को एवोल्यूशन के थ्रू एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं. वन इज सपोर्टिंग फॉर, फिज जो है वो वेस्प को सपोर्ट करती है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसके एग्स के लिए उसको फूड प्रोवाइड करती है कि वो ग्रो करके एक अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाए, और वेस्प जो है वो इसको पोलिनेशन में हेल्प आउट कर रही हैं. Another example of co-evolution is plant pollinator co-evolution. इसकी एक एग्जाम्पल जो है उसमें फ्लाइज और मॉथ्स हैं, एंड देन देयर इज अ बेल शेप फ्लावर्स. ऐसे फ्लावर्स जिन्होंने अपनी इन्फ्लोरेसेंस को इस तरीके से चेंज कर लिया कि देयर इज अ बॉटल नेक और देयर इज अ बेल शेप, एंड नेक्टर ईटिंग जो इसमें इंसेक्ट्स होंगे उनके लिए इसकी इस बॉटम तक पहुंचना थ्रू देयर माउथ पार्ट्स दैट इज नॉट पॉसिबल. सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्लावर्स ने खुद को इवॉल्व कर लिया कि उन्होंने एक बेल शेप जो है उसको अडॉप्ट कर लिया. तो इस बेल शेप का एवोल्यूशन जब हो रहा है तो साथ साथ वो इंसेक्ट्स जो इन फ्लावर्स के नेक्टर पर फीडिंग कर रहे हैं वहां पर भी एक प्रोबोसिस का करेक्टर जो है वो इवॉल्व हो रहा है. सो दीज फ्लाइज, these moths, they have a longer proboscis. This is the example of their proboscis. So it's like really long. तो अगर ये इस फ्लावर के पेटल्स पे बैठते हैं तो अपनी प्रोबोसिस के थ्रू ये उसकी बॉटम पर जो नेक्टर कलेक्ट हुआ है उसको ड्रिंकिंग कर सकते हैं उसकी. सो दिस इज द को-एवोल्यूशन, एग्जांपल ऑफ को-एवोल्यूशन. को-एवोल्यूशन ऑफ प्रोबोसिस इन एफिड्स, मोथ्स और फ्लाइज, एंड द को-एवोल्यूशन ऑफ अ बेल शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस इन दीज प्लांट्स. सो इस को-एवोल्यूशन के थ्रू बोथ दीज द फ्लावर एंड those insectivorous insects जो हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. Another interesting example of co-evolution is Athena ants. Athena ants को हम फंजाई फार्मर्स भी कहते हैं, तो या लीफ कटर, इनको हम लीफ कटर एंट्स भी बोलते हैं. स्पीशी इज देयर Athena ants. ये बहुत इंटरेस्टिंग एंट्स हैं. सो दे कट द पार्ट्स ऑफ द लीव्स और वो इनको अपनी कॉलोनीज में ले जाती हैं, और कॉलोनी में वो इन लीव्स को छोड़ देंगी, और इसमें मॉइस्चर की वजह से डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है. और डिकम्पोजिशन इज डन बाय अ टाइप ऑफ फंजाई विच बिलोंग टू ग्रुप ऑफ यीस्ट. तो दे ऑन दीज लीव्स दीज फंजाई विल स्टार्ट ग्रोइंग. दैट्स हाउ एंट्स जो हैं वो फंजाई के ग्रोवर्स हैं या फंजाई की फार्मिंग कर रहे होते हैं. अब ये उस फंजाई को लीव्स के पीसेस ला लाकर प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ फूड मटीरियल. और दूसरा बेनिफिट वो जो उस फंजाई को दे रहे हैं वो ये कि कंपटीशन को एलिमिनेट कर रहे हैं. फंजाई के साथ compete करने के लिए कोई दूसरी फंजाई स्पीशीज या दूसरे माइक्रोब्स जो हैं वो इनकी कॉलोनी में मौजूद नहीं है,
और फूड जो है वो प्रोविजन उसकी एंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो फंजाई डोंट हैव टू वेट फॉर द फूड, या इनको सर्चिंग तो खैर ये नहीं करेंगे, लेकिन इनको फूड अवेलेबल हर वक्त मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ एंट्स. अब उसके रिजल्ट में एंट्स जो हैं वो उनसे कौन सा बेनिफिट हासिल करती हैं. फंजाई दे हैव अ स्पेशल न्यूट्रिशनल हाइफल स्वेलिंग्स, and these nutritional hyphal swellings are called as gongelidia. So gongelidia is the food for the larvae of these ants. That is the benefit which ants are getting from their fungi farming. वो उनके लार्वे जो हैं वो उन gongelidia के ऊपर फीडिंग करेंगे and then they would grow. ये co-evolution जो कि इन ants में और fungi में डेवलप हुआ है, it has been observed even 50 million years ago. तब से लेकर अब तक ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूड है. और इन बोथ ये फंजाई फार्मिंग एंड्स और फंजाई का रिलेशनशिप जो है, इट हैज बीन को इवॉल्व टू बेनिफिट ईच अदर. सेम टाइप ऑफ एंड्स दे आर डूइंग एफिड फार्मिंग टू. एफिड फार्मिंग से इनको जो बेनिफिट्स एंड्स और एफिड्स एक दूसरे को देते हैं, एंड्स हैव को इवॉल्व देयर बिहेवियर, और उस बिहेवियर में दे हैव स्टार्टिंग टेकिंग केयर ऑफ एफिड्स. और वो रियली दे आर टेकिंग केयर ऑफ दीज एफिड्स, दे आर प्रोटेक्टिंग दीज एफिड्स फ्रॉम पैरासाइट्स, फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, फ्रॉम द मैकेनिकल डिफेंस ऑफ द प्लांट. और वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं और उसको लुक आफ्टर कर रही होती हैं. उसके रिटर्न में एफिड एक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है, विच इज वेस्ट मटेरियल फॉर एफिड्स बट इट इज फूड फॉर एंट्स, एंड दैट वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एज honeydew. Ants, they will feed on this honeydew which is rich in nutrients and glucose. So that's what they are getting in return in this mutualistic coevolution. So friends, हमारी जो वीडियो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई. हम चल रहे हैं अपनी रीडिंग की तरफ. इसके वीडियो डाउनलोड पहले ही लगा देते हैं, वरना फिर आपको पता है कितना टाइम लेती हैं ये. मोस्ट ऑफ फन. ठीक है, चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग में. 2 or more species living in a same habitat reciprocally affect each other's evolution. Mutualism is one such co-evolutionary relationship where with 2 species benefit from each other while sharing a same habitat. For example, phage-wasp relationship. Phages rely on wasp species for pollination and in return provide them safe space to lay their eggs till the hatching of offspring. ठीक है. Phages have unisex flowers which are specialized in such a way that only a particular wasp species could enter them. It lays its eggs there. When the offspring hatch, they move out of the flowers. In the process, they carry pollens with them, and when they enter into other flowers, they pollinate them. ठीक है. The entrance of flowers and shape of the wasp head have evolved in such a way that they are essential for 2 species to survive together. ठीक है. Another example of a coevolution is plant pollinator coevolution. Some flowers evolved their inflorescence in such a way to attract a particular type of pollinator, which can ensure success of their pollination. Another such example is the Athena ants. ठीक है. These ants are also called as fungi farmers because they grow fungi in their colonies. They provide them food and moisture. In return, the fungi provide nutritional hyphal swellings. ठीक है. Gongelidia. ठीक है. Gongelidia. ठीक है. Which are used as food for ant larvae. ठीक है. Okay. Another such coevolution observed in ants is with aphids. Ants provide protection to aphids and in return feed on honeydew produced by them. ठीक है. In this lesson, students will be able to learn about coevolution and mutualism. ठीक है. अभी देखें, आप लोग देख सकते हैं, शुक्र है पहले ही जो है ना मैंने लगा दी थी ये. अभी जैसे ही ऑन हो जाएगी हमारे पास डाउनलोड कंप्लीट,
तो हम इसको फ़ौरन से पढ़ लेंगे। पोस्ट असेसमेंट ले लेते हैं जब तक कि हम, ठीक है, हम ले लेते हैं जनाब अपने पोस्ट असेसमेंट। डैश आर द बायोटिक लिमिटिंग फैक्टर्स। अच्छा, कंपटीशन विद अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द वाइट टेम्परेचर, स्पेस, अमाउंट ऑफ लाइट, सनलाइट अवेलेबल। ये है बायोटिक। शेप ऑफ एवरी pyramid representing that enough energy biomass is contained in secondary consumer. Shape of every pyramid represent that enough energy biomass is contained in primary consumers. Sorry, primary consumers and producers. ठीक हो गया। इसके बाद torpid animals exhibit low temperature and decreased metabolism. हाँ लिखा है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। Hope for the best. Thanks Lord, सारे सही हो गए। Thanks Lord। अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। बोनस पॉइंट को तो कैसे छोड़ सकते हैं हम, ये तो हमारे रूल्स के खिलाफ है। बोनस पॉइंट को नहीं छोड़ना बेटा बिल्कुल भी। हमारी प्रॉपर्टीज़ खुल चुकी हैं तो हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, ठीक है। थोड़ा मसला आ रहा है, इसको वापस से खोल के देखते हैं, हो सकता है खुल जाए। दूसरी जगह से खोल लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक, तो लेक्चर नंबर 25 यहाँ पर डाउनलोड ही नहीं हो, खोल भी नहीं रहा, सो क्लोज कर लेते हैं। तो जनाब ये तकरीबन डाउनलोड हो चुका है, अब ये हो गया कंप्लीट डाउनलोड। अब हम इसे कर सकते हैं ओपन। ठीक है, अल्लाह खैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया है ओपन। अब हम पढ़ लेते हैं co-evolution. Two or more species living in same habitat reciprocally affect each other's evolution. One exerts elective pressure on the other. ठीक है, co-evolution mutualism. Both species co-evolve to benefit each other in same habitat. Fidge-Wasp relationship. ठीक है, co-evolution 750 tropical fidge species, all of which depend entirely on wasp for pollination. Fidges are not fruits. They are specialized inflorescence with hundreds of unisexual flowers. ठीक है, co-evolution. This receptive fidges produce scents that are specific to a particular pollinator species. Shape of ostiole specific to head shape of particular wasp species. Lock and key like. Okay. Morphology of individual flowers specialized to a particular wasp species. ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक रिलेशनशिप इंटरेक्शंस। ठीक है, ये देखिए जनाब, ये जो है ना फीमेल फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर ये सीड है और ये गॉल है। ठीक है, मेल फ्लावर है, ये वाला फ्लावर जो है वो मेल फ्लावर है। ठीक है, ये फीमेल के पास जो है ना, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। यहाँ पर इसके अंदर मेल के पास एक वेस्प आएगा, वेस्प जो है वो अपने एग्स ले करेगा। ठीक है, एग्स ले करने के बाद में ये जो है ना, यहाँ पर फिर जो एग, फिर वो वेस्ट जो है वो उड़ जाएगा। उसके बाद फिर जो एग्स है ना, उनमें से बच्चे निकलेंगे तो वो ऑफस्प्रिंग जो है वो वेस्ट पे जा कर के वो फीमेल के पास जाएंगे, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये अपने आप को अपनी रिप्रोडक्शन करते रहते हैं प्लांट्स वेस्ट के ज़रिए से। ठीक है, और वेस्ट को भी क्या मिलती रहती है, प्रोटेक्शन। ठीक है, ओके, आगे चल लेते हैं। कोएवोल्यूशन प्लांट पॉलिनेटर, कोएवोल्यूशन फ्लाइज एंड मोथ्स हैव आउटलैंडिश प्रोपोसिस। मतलब कि फ्लाइज एंड मोथ्स, ये फ्लाइज और मोथ्स के जो प्रोपोसिस होते हैं, इनके जो माउथ होता है एक्सटेंडेड होता है ना, तो उसको प्रोपोसिस कहते हैं। ठीक है, प्रोपोसिस
बहुत लंबा होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नेक्टर फ्रॉम सिमिलरली आउटलैंडिश फ्लावर्स, उसी तरह के उसी शेप के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें नेक्टर इस तरह से होता है, तो लंबाई में होता है नीचे करके, तो वहाँ तक इनका प्रोबोसिस पहुँच जाए, इसलिए वो एवॉल्व हुआ होता है। प्रोबोसिस की शेप इसलिए एवॉल्व हुई होती है और फ्लावर की शेप भी इसलिए एवॉल्व हुई होती है, ठीक है। इस शेप से बेल शेप में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे चले थे कोएवोल्यूशन। Athena ants grow fungi in their colonies. They provide leaves as food for fungi, yeast, and eliminate competition for them. ठीक है। Fungi produce nutritional gongilidia. These are hyphal swellings. ठीक है। Coevolution, gongilidia are harvested by ants to feed their larvae. Coevolution exists from 50 million years. ठीक है। Ants protect aphids from parasites and predators. And aphids produce honeydew, source of nutrition for ants, specifically coevolved for ants. ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक जो है डन हो गया है। थैंक्स लॉट, मुझे अच्छा से समझ आ गया है, आप लोगों को भी आई होप समझ आ गया होगा। पोस्ट असेसमेंट भी हमने कर लिया है। अब हम चल लेते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये हमारा आ गया अगला टॉपिक, इसके प्री असेसमेंट ले लेते हैं। और ecological succession occurs in an ecosystem when there is change in community composition, vegetation, architecture, community structure। नहीं, यहाँ पर है all options are correct, ठीक है। आगे चले थे हम लोग। heat is radiated into species in the form of radiated into space, ठीक है। स्पीशीज नहीं है, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये स्पेस है। अब इसमें इतना टाइम लग जाएगा हमारा, क्विज हमने लिया था। Organisms convert light energy to heat। देख ले जनाब, ये जो है वो एक को हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, इसलिए वो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो मसला की बात नहीं, आगे चलते हैं, वीडियो देख लेते हैं, अच्छी से वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। Symbiosis is another example of interspecific interaction in one environment. Symbiosis में दो organisms which belong to two different species, they have a long-term relationship and they are living together, और उस long-term relationship of living together in the same space, they are providing benefit to each other, or at least one party is getting the benefit if the other party is not getting the benefit. So इसमें इसके जो common example है symbiosis में, for example the lichens, जिससे हम mostly जो है वो familiar हैं, इसमें algae और fungal fungi जो हैं they are living together. So algae is providing them the raw material for the food, and fungi in return that is it's decomposing the other materials and providing the nutrients which are in the form of nitrates and nitrates to the algae. तो ये एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाता है जिसमें दोनों मेंबर्स विच आर कॉल्ड एज सिम्बियोन्ट्स, दे आर बेनिफिटिंग ईच अदर, और एटलीस्ट वन पार्टी इज गेटिंग द बेनिफिट। बेनिफिट्स की जो ये टाइप है, इसमें सिम्बियोन्ट्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, दे कुड बी ऑब्लिगेट और दे कुड बी फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट सिम्बियोन्ट्स वो दो मेंबर्स हैं विच कांट लिव विदाउट ईच अदर। फॉर एग्जांपल लाइकन्स के केस में फंजाई और एल्गी की जो स्पीशीज हैं ये दूसरे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, दे आर सो मच डिपेंडेंट फॉर देयर सर्वाइवल ऑन ईच अदर। फैकल्टेटिव के केस के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी कि इफ वन मेंबर या वन सिम्बियोन्ट लीव्स द अदर वुड समहाउ मैनेज टू सर्वाइव, और इट वुड डेवलप अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद एन अदर इंडिविजुअल या अदर ग्रुप ऑफ स्पीशी, अदर इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। सो सिम्बियोसिस की सिम्बियोन्ट्स की दो टाइप्स हैं, और सिम्बियोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इट कुड बी म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म। सो फर्स्ट वी स्टडी द म्यूचुअलिज्म। So mutualism is a long-term relationship between individuals of different species,
and in this relationship दोनों symbionts जो हैं they are getting benefit from each other. So it's a mutual relationship. Both are getting a similar extent of similar intensity of the benefit from each other. So in this case, the both symbionts, they could be obligate and or they could be facultative. One example of a mutualistic behavior is hermit crab and sea anemone. These are the marine animals, and in this case, hermit crab would carry the sea anemone, and sea anemone is getting a free ride. It is because it's sedentary, it can't move. So once it is moving with the help of hermit crab, there are more opportunities, more chances to get the food from different places. Or in return, hermit crab is having those sea anemone which are protecting them, the hermit crabs, with the help of their stinging tentacles against the predators of hermit crab. Let's watch this video to understand this mutualistic behavior between hermit crab and sea anemone. Mutualism. For example, take this hermit crab. She has a garden of small anemones on her shell that she carries everywhere she goes. The anemones give her protection from predators like octopus because their stinging tentacles pack a punch. But the anemones have a great life living on her shell because they gather some of the scraps from her messy eating and they travel around with her to the next meal. Since the hermit crab uses an old snail shell for a home, she needs to find a larger shell every once in a while as she grows. When she finds one, it's as simple as hopping out of the old shell and into the new one. But what to do about the anemones? The anemones are so important to the hermit crab that she must also move them to the new shell. Without them, she's defenseless. Slowly, with a combination of tapping on the anemones and peeling their edges, the hermit crab convinces them to release their grip. Only the crab knows how to coax the anemones into letting go. They will not submit to any other creature pulling on them. Once the anemone lets go of the old shell, the hermit crab deposits it on her new shell. She simply plops it in place and holds it until the anemone grabs on. The anemone will then crawl around on the shell and find a good spot all on its own, while the hermit crab turns her attention to working on the next anemone. Interesting example of mutualistic behavior, जिसमें कि hermit crab जो है वो sea anemone को force कर लेता है कि it should be shifted. The next type of symbiosis is commensalism. It is also a long-term relationship. But in this type of relationship, not both members they are getting the benefit. Rather, only one member is getting the benefit, while the other member is neither benefited or harmed. इसकी example में, for example, we are familiar with the barnacles. Barnacles, they are attached to the body of tortoise. They are attached to the body of the sharks and whales. तो that is example of facultative symbiosis. कि barnacle को अगर एक host नहीं मिल रहा तो it will find another symbiont and other organism. Similarly, mostly commensalism में animals जो हैं वो एक facultative behavior ही show करते हैं. The one example here in this lecture is a relationship, a commensalism relationship between a remora fish and sharks. So let's study how the remora fish, they are getting a free ride, the food particles from the sharks, but the sharks, they are getting no benefit, no harm from the remora fish. A remora is a fish with a suction cup on its head that allows it to stick to larger animals like sharks, dolphins, and turtles. The remora survives by mooching food scraps and a free ride from its host. They may provide some cleaning services to their host, but for the most part, they seem to be freeloaders. This is definitely a symbiotic relationship, but it's really only good for one party. If the remora were to harm the host in some way, you would call it a parasite. If the remora merely helps itself without harming the host, then this would be called a So that's how remora fish, it gets a free ride instead of spending its own energy on locomotion, on swimming, and then because the shark is eating definitely on the prey, so they will get the scraps of those leftovers which shark they left for the remora fish and they can feed on it. But sharks, they are getting no benefit for the remora fish.
That is example of commensalism. The next type is parasitism. Parasite is a dangerous relationship because यहाँ पर एक species is getting the benefit from its host but the other species is being harmed. तो वो species जिस पर के दूसरी species के members feed कर रहे होते हैं या उसको utilize कर रहे हैं, that is called host, and that individual which is harming its host is called the parasite. So the parasite and host, they have an intimate contact. Parasites, they could feed off their host. They might kill or they might not kill the host. दोनों situations जो हैं वो हो सकती हैं कि एक तो वो सिर्फ उसको कोई harm दे रहे हैं, कोई disease or infection cause कर रहे हैं, or in other form they would just kill it. For example, in this image we could see कि fishes, they have this parasite which is called the tongue parasite, और ये tongue parasite जो है ये उसकी tongue को पर feed कर रहा होता है और उसको completely digest कर लेता है और उसकी जो भी feed fish ले रही होती है उस feed के ऊपर खुद से उसको consume करना शुरू हो जाता है. Resultantly, fish is not getting any feed but the parasite is developing. But in that case, they wouldn't kill the fish. They would just make it weak and reduce its fitness. But in this case, on this caterpillar, the larvae of these insects, they are feeding on the tissue of this caterpillar. So they will consume the whole caterpillar as their food, ultimately killing it. These type of parasites are called as parasitoids. In this case, fitness जो है वो सिर्फ पैरासाइट ही की इनहेंस होती है, उसी के ही सर्वाइवल के चांसेस, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर जाती हैं उस हैबिटेट के अंदर, बट द होस्ट इज लूजिंग इट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सर्वाइविंग और बीइंग सक्सेसफुल इन दैट हैबिटेट. देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि एक डेंजरस या पैरासिटाइड्स के केस में होस्ट की पूरी पॉपुलेशन ही उस हैबिटेट से एलिमिनेट हो जाए. देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स. वन आर called as, the first is microparasites. Microparasites, they reproduce inside the host. For example, all the bacteria and viruses, they cause different types of diseases. They feed on their body tissues, mostly the blood or different cells. So these microparasites, they're staying inside, reproducing inside. But the other group, which is called the macroparasites, they release their juvenile from the host. For example, trematodes हैं या उसमें tapeworms हैं, ये उस अपने होस्ट की बॉडी में रिप्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन अपने जुवेनाइल्स को उसकी बॉडी में से रिलीज कर देते हैं. सो दे कुड फाइंड अदर होस्ट एंड दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन और पैरासिटिज्म की जो फिनोमेनन होगा ये स्प्रेड हो जाएगा एक से ज्यादा होस्ट के अंदर. माइक्रोपैरासाइट और मैक्रोपैरासाइट्स के अलावा जो थर्ड टाइप है दैट इज एंडोपैरासाइट्स. इस एंडोपैरासाइट्स द टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स विच आर लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट. For example, liver fluke, for example, trypanosoma, and then there are tapeworms, different nematodes. They stay inside the body of the host. तो उनकी जो presence है या उनका location है inside the host है. That's why they are called as endoparasites. Ectoparasites are those types of parasites which are present on the body surface of their host. These are mostly fluid feeders. So they feed on the blood or the secretions of their host. Common example जिससे हम सब familiar हैं, one is the mosquito. The other ones are fleas and ticks, mites, lice, and they have a variety of hosts including humans. So friends, हमारी ये वीडियो जो कंप्लीट हो गई है. ये वीडियो भी अच्छा समझ आ गई मुझे, तो आगे आई होप आप लोगों को भी समझ आ गई होगी. तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. ठीक है. सिम्बायोसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज व्हिच लिव टुगेदर. Symbiosis could be obligated for or facultative. In this relationship, at least one partner gets the benefit. If not both, there are three types of symbiosis: symbiotic relationships, mutualism. ठीक है. तो ये आ गई है म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म. ठीक है. तीन टाइप्स हैं. रिलीजन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली साइटेड एग्जाम्पल वेयर algae and fungi live together and help each other by providing nutrients for each other's growth. ठीक है. म्यूचुअलिज्म इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वेयर both organisms benefit from each other. अच्छा. For example, hermit crab and sea anemone. Crab provide mobility and food sources to the sea anemone, while sea anemone provide protection to the crab. Commensalism is the type
of symbiosis where one organism gets benefit while the partner is neither benefited nor harmed. ठीक है. It is facultative symbiosis. For example, remora fish tucks itself onto the shark and other large aquatic animals and feed on remainings of their prey. ठीक है. In this arrangement, shark does not get any benefit from fish. Parasitism is the third type of symbiosis where one partner benefits at the expense of the other. ठीक है. Parasites may or may not kill their host. There are different types of parasites. Microparasites such as bacteria, viruses. These organisms reproduce inside the host body. Parasites organisms which live in the host body but release their offspring outside the host. ठीक है. Such as tapeworms, etc. Endoparasites are the parasites which live inside the host body, such as liver fluke, trypanosoma. Ectoparasites are the parasites which live outside the host properties, for example, lice, mosquito mites, etc. In this lesson, students will be able to learn about mutual information parasitism. Yes. हमारी जो बोनस पॉइंट है ना हमारा, वो बहुत ही टाइम लेने वाला है, मुझे ऐसे लग रहा है. हम कोशिश करते हैं, देखते हैं अगले लेक्चर की तरफ हम जा सकते हैं कि नहीं. सो लेक्चर नंबर 27 पर हम फिलहाल नहीं जा सकते. ये देखिए फ्रेंड, लेक्चर नंबर 27 इसके ऊपर टिक भी नहीं हो रहा और हम जा भी नहीं सकते इसके ऊपर. फिर इसको दोबारा से डाउनलोड करके देखते हैं. चलो थैंक गॉड स्टार्ट तो हुई. ठीक है, तो जैसे ही ये लोग हमारे पास हो जाती है डाउनलोड, उसके बाद हम लोग इसकी जो लेक्चर नंबर 26 है सिम्बायोसिस, इसका टॉपिक है और ये हमारा सब्जेक्ट है BT101 इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1. इसके कितने टॉपिक्स अपलोड हुए अब तक? 26 और 26 वाला टॉपिक हम कर रहे हैं. बाकी सब तो इस टॉपिक का कंप्लीट हो गया है. हमारी पोस्ट असेसमेंट रहती है, वो कर लेते हैं. स्टार्ट कोर्स करते हैं जनाब. ग्रामिनिवर्स इंक्लूड एनिमल्स व्हिच फीड ऑन frogs and leafy weed, feed on fruit grasses, feed on the grasses. Dash reproduce inside the host, microparasite, endoparasite. ठीक है, आगे चल लेते हैं. हमारे पास FGOCA out competes F formicaria by 84% in direct interspecific competition. Direct interspecific competition. ये मुझे इंट्रास्पेसिफिक लग रहा है. ठीक है, तो कर लेते हैं हम सेव और आगे डैश आर द फिजिकल अडॉप्टेशन फॉर प्रिडेशन. बेटर विजन, ऑल्फैक्शन, ऑडिटरी स्किल्स, ये सारी की सारी फिजिकल अडॉप्शन. देखते हैं कितने करेक्ट होते हैं. लेट्स सी. इससे हमें करवाना है बहुत ज़्यादा इंतज़ार. रिज्यूम कर देते हैं अपनी पीपीटीज़ को. होप के पीपीटीज़ हो जाए हम लोग. ठीक है, जनाब पीपीटीज़ तो बहुत टाइम ले रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि Symbiosis is another example of interest. अपने लेक्चर में से ही पीपीटीज़ को पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखो, चलो जी. फर्स्ट पीपीटी में है हमारे पास इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस और सिम्बायोसिस, रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव. ठीक है, टाइप्स आर म्यूचुअल कमेंसरेट पैरासाइटिक.
इंडिविजुअल्स गेट बेनिफिट, फॉर एग्जांपल हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमल। ठीक हो गया। फिर ये आगे वीडियो आ रही है, वीडियो के बाद ये देखिए कमेंसलिज्म, वन स्पीशीज gain benefit while those of other species is neither benefited nor harm। ठीक है। रिमोरा फिश एंड शार्क, सही हो गया। और इसके बाद हमारे पास आ गया पैरासाइटिज्म, वन स्पीशीज गेन बेनिफिट अदर स्पीशीज इज हार्म। इंटीमेट कॉन्टैक्ट फीट ऑफ होस्ट यूजुअली डू नॉट किल होस्ट पैरासाइटोइड्स डू। ठीक है। enhances fitness of parasite but reduces fitness of host। ठीक हो गया। उसके बाद चलिए टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, माइक्रो पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट बैक्टीरिया वायरसेस, माइक्रो पैरासाइट्स रिलीज जुवेनाइल आउटसाइड होस्ट नेमाटोड्स। ठीक है, सही है। उसके बाद फिर टाइप्स पैरासाइट में एंडोड पैरासाइट थर्ड टाइप, एग्जांपल्स आर यूरोफ्लोक, टेपवर्म, नेमाटोड्स। पैरासाइट्स में है एग्जांपल स्टिक माइट, फ्लीज, मॉस्किटो लाइस। ठीक हो गया। यही हमारी लास्ट पीपीटी थी, तो वो तो डाउनलोड की, इसको कहते हैं टेक्सचुअल। वैसे भी हमने लेक्चर से प्रीवियस भी पढ़ ली है, रीडिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई और एट द वेरी लेस्ट टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक्स लॉट। आगे का टॉपिक मेरे ख्याल में अभी अपलोड नहीं हुआ, तो ऊपर चल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं टॉपिक नंबर 27 जब यहाँ पर आया, इसको भी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक नंबर 27 जो है वो है पैरासाइटिज्म। ठीक है, अभी हम इसका कोर्स कर लेंगे। सही है, तो मेरा जो है वो चार्जर कर गया था, वो मैंने लगा लिए। अब हम चलते हैं अपने क्विज की तरफ। इस लेक्चर को भी कर लेते हैं। ठीक है, टेक क्विज कर लेते हैं इसका। तो विच इज़ द बेस्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर है 6CO2 6H2O और उसके बाद C6H12O6O2। ठीक है, ये सही है। सो फिंचेस एंड माइस आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रेनिवोर्स। हाँ, which is not true for a biome, ये comprises of a single species। सो चलाते हैं आगे। यहाँ पर है फीडिंग स्ट्रेटजी ऑफ टर्माइट्स इज xylophages। ओके, डन हो गया। ऑल आर करेक्ट, थैंक्स लॉर्ड। अब हमारे पास आ गया वीडियो। वीडियो में हमारे पास जो भी हम बताएंगे वो हम अच्छे से सुन लेंगे। Parasites, macroparasites. In microparasites, macroparasites, endo and ectoparasites, they are very successful because they have developed certain strategies which are making them very much successful as an attacker to their hosts. So although the hosts, they have defense strategies, but the parasites, they have developed also certain evolutionary strategies to make them successful. Among these evolutionary strategies of parasitism, one strategy is parasitic castrators. So there are the parasites which actually castrate their host. So they partly or completely damage the reproductive system of their host. So why they are doing it? So by damaging their reproductive system, they are consuming that part of energy of the host for themselves, which the host will use for its reproduction. So they are reducing or eliminating their reproductive performance, but बाकी जो उनके सारे बॉडी के प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल उनके न्यूट्रिशन, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारे प्रोसेस नॉर्मली कंटिन्यू रहते हैं और किसी भी सिस्टम को पैरासाइट डैमेज नहीं करता। इसका एडवांटेज ये है कि इस तरह से होस्ट जो है वो सर्वाइव करता है
और वो ग्रो करता है और उस ग्रोथ के पीरियड में वो अपने पैरासाइट को सस्टेन करने में और सर्वाइव करने में हेल्प आउट कर रहा होता है. सो दैट्स हाउ दे आर कैस्ट्रेटिंग देयर होस्ट बट दे आर अलाउइंग इट टू live. They are not killing their host. So one example is the crab host, that is Secellina carcini. It is attached to its crab host in this image. It acts as a castrator, but it's not killing the host. The next evolutionary strategy of parasitism is the direct transmission of parasite to the host. So in this case, a parasite doesn't need a vector. और उसको किसी और इंडिविजुअल की किसी और स्पीशी की हेल्प की जरूरत नहीं है जो उसको होस्ट की बॉडी तक जो है वो ट्रांसफर कर सके. दे आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बॉडी ऑफ होस्ट एंड देन दे स्टार्ट फ्लरिशिंग देयर. For example, head lice, human head lice is an example. Their eggs are transferred to the human hair where they would be in larval stage, and from larva they would develop into adults. They are directly transmitted and they don't need any vector for their transmission. तो उनके लाइफ साइकिल में कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता. दे हैव ओनली द फाइनल होस्ट विच इज ह्यूमन. सो देयर लाइफ साइकिल इज सिंगल होस्ट लाइफ साइकिल. द थर्ड स्ट्रेटजी ऑफ पैरासिटिज्म इज वेक्टर ट्रांसमिशन. यहाँ पर पैरासाइट डायरेक्टली अपने होस्ट की बॉडी तक नहीं पहुंच सकता, रादर उसको एक इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस इमेज वी कुड सी दिस इज ट्राइपेनोसोमा which is a parasite. It is human parasite, it's a cattle parasite. और इसको ह्यूमन और कैटल की बॉडी तक पहुंचने के लिए एक वेक्टर की जरूरत होती है which is called as tsetse fly. So they are present inside the body of tsetse fly but they don't sexually reproduce in the body of this intermediate host. ये sexually reproduce सिर्फ उस वक्त करेंगे जब ये अपने final host तक पहुंच जाएंगे which is human और cattle. तो वहां पहुंचकर they would reproduce sexually and then they would grow and then they would cause the disease which is called as sleeping sickness. So in this strategy, the life cycle of the parasite, it involves more than one host. Involvement of more than one host increases the chances of survival of parasite, because अगर final host available नहीं है तो at least they are present in the body of second host and उसमें रहते हुए सर्वाइव कर लेंगे और वो टाइम पीरियड गुजार लेंगे जब तक कि ये अपने फाइनल होस्ट तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो जाए. So more the number of hosts, more are the opportunities and the chances of being successful in this parasite. Another evolutionary strategy of the parasite is parasitides. Parasite mostly अपनी host की परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देते हैं, उसके फिटनेस को अफेक्ट करते हैं और उसको वीक कर देते हैं, उसमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और दे कुड पार्शली डाइजेस्ट सम सर्टेन पार्ट्स ऑफ दैट होस्ट. बट पैरासाइट्स का वो ग्रुप है जो कि उनको सूनर और लेटर किल कर देता है. मोस्टली इंसेक्ट्स आर पैरासिटाइड्स. दूसरे जो मेंबर्स हैं किंगडम एनिमेलिया के विच आर एक्टिंग एज द पैरासाइट, फॉर एग्जांपल ट्रिमेटोड्स हैं, वहाँ पर नेमाटोड्स हैं, देयर आर फ्लैटवर्म्स. उनकी जो पैरासाइट्स होंगे वो दे डोंट किल देयर होस्ट, दे जस्ट फीड ऑन द फूड. So in the case of parasitides, there are two different types. One is called as idiobionts and the other one is called as coenobionts. Let's discuss these both sides. First type is idiobiont parasitides. इनकी examples जो हैं उसमें mostly there are the parasitide wasp. Parasitide wasp, they sting their prey on the capture. So either they kill them outright or they paralyze their host and eat it gradually. For example, in this image, we could see there is a parasitide wasp. It would sting its prey, and it's the larvae, and that larvae would paralyze its host, and it would consume the body of the host as its food material. So they are eventually killing their host. And other example, the type is coenobionts parasitides. Examples are flies and wasps. What they do, they lay their eggs inside the body of the host. So the eggs, they would complete their development inside the body of their host. So eggs would be hatched and then there will be larvae, and then larvae will feed on the body of their host to grow until they reach the stage of adults. So once they are grown, they would rupture the body of the host and then come out. It would eventually kill their host. So this is the example of one coenobiont parasitide wasp. Example is the braconite, and they are laying their eggs inside the body of their host, and then after being developed, it is emerging from its body and eventually killing it.
which help them in surviving against the host. Defense mechanism known as evolutionary strategies of parasitism. ठीक है, parasitic castrators are the parasites which completely or partially destroyed the reproductive system of the host while leaving other systems intact. In this way, host survives but is unable to reproduce. The energy and resources allocated for reproduction are utilized by the parasite. Direct transmission. Some parasites don't rely on a vector for their transmission to and from their host, as they exhibit single host lifestyle. For example, humanoid lice. ठीक है, vector transmission. Some parasites need a vector for transmission to final host. They spend their lives into two different hosts. They reproduce in the final one but not in the intermediate host. ठीक है, parasitoids. These are the parasites which affect their host, weaken their performance and fitness. Most insects fall in this category. These parasitoids sooner or later kill their host. ठीक है, parasitoids are divided into two types. Etiobionts. They are parasitoids which sting their prey host, either killing or paralyzing them immediately. ठीक है, Poinobiont are the parasitoids which lay their eggs inside the bodies of their host. ठीक है, this allows the host to grow. However, the parasitoids emerge from the host body, eating it from inside out. ठीक है, उसके बाद in this lesson the student will be able to learn about evolutionary strategies of parasitism, types of adaptation, parasitoids. ठीक हो गया, अब हम चले जाते हैं बोनस पॉइंट की तरफ. As you know that my bonus point is PPTs. ठीक है, अब ये जो है वो अच्छा डाउनलोड भी हो गई थी और खुल भी गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम parasitism की तरफ जा सकते हैं. Parasitism. One species gains benefit, other species harm host and parasite. Intimate contact or feed of host. ठीक है, usually do not kill host. Parasitoids do enhances fitness of parasite but reduces fitness of host. ठीक है, evolutionary strategies of parasitism. Parasitic castrators partly or completely damage the reproductive system of host. Other systems are left intact. Host energy used for growth of parasites. ठीक है, evolutionary strategies of parasitism. Directly transmitted do not need vector for transmission to host, single host life cycle. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है evolutionary strategies of parasitism. Vector transmitted need a vector for transmission to final host life cycle involves an intermediate host. Do not sexually reproduce an intermediate host. ठीक है, evolutionary strategies of parasitism. Parasitoids mostly are insects. Sooner or later kill their host. Types are Etiobiont and Poinobiont. Etiobiont parasites sting their prey on capture, either killing them outright or paralyzing them immediately. ठीक है, उसके बाद Poinobiont parasitoids. Flies as well as rats lay their eggs inside young hosts, usually larvae. Allowed hosts to grow. Parasitoids emerge as adults, leaving the prey dead, eaten from inside. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे. हमारे पास में है माइक्रो प्रीडेटर्स. ठीक है, अटैक मोर देन वन होस्ट, रिड्यूसिंग ईच होस्ट फिटनेस. मोस्ट माइक्रो प्रीडेटर्स आर हेमाटोफेजिक, फीडिंग ऑन ब्लड. ठीक है, endoparasites. Examples are liver fluke, tapeworm, nematodes, ectoparasites. Example are ticks, mites, fleas, muscular lice. So friends, हमारा ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट. ठीक है, हमारी पोस्ट असेसमेंट हमने नहीं ली, हम ले लेते हैं टेक क्विज. Dash is the example of endoparasite. Liver fluke, fleas, mites, lice, wolf. ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे. ये है एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोपैरासाइट्स आर लिवर फ्लूक, टेपवर्म, ट्रेमाटोड्स, टिक्स एंड माइट्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, टिक्स एंड माइट्स.
amphibian, caterpillar, remora fish and sharks, human and plasmodium, hermit crab and sea anemone. Yes, ये है मेजर एग्जाम्पल। चलते हैं आगे। सो हाँ, यही वाला केमिकल मुझे डाला था। चलो जी, कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे। हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, MDB भी हो गया क्लोज। ठीक है, हम डन लिख सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं आगे वाला टॉपिक आता है। ठीक है, आगे वाला टॉपिक भी आ रहा है कैमोफ्लेज 1। ठीक है, इस टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 25 के 26